हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में प्रमुख अनुसूचित बैंक। हालांकि आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं, उसी की हम चर्चा करने वाले हैं कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकें क्या होती हैं। देन इसके अलावा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी, IDBI, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकें क्या होती हैं। देखिए, आपके सिलेबस में वहाँ पर एक टॉपिक है वित्तीय समावेशन, और वित्तीय समावेशन जब हम पढ़ेंगे तो उनके लिए इनको जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर फिर इन बैंकों के नाम खासकर रिपीट होंगे और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय समावेशन का काफ़ी रोल प्ले होता है। इस कारण से हमें इन्हें जानना ज़रूरी है। इसके अलावा बैंकिंग सिस्टम में यहाँ से 3 मार्क में या आप जो आपके 5th मार्क में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। और सबसे पहले एक ग्राफ के तहत हम समझते हैं कि भारत में जो बैंक है उसे RBI ने अपने एक अधिनियम के तहत 2 भागों में बांट रखा है। मैंने आपको पहले भी एक डायग्राम बताया था जिसमें बताया था कि भारत में 2-3 प्रकार की बैंक होती है, जिसमें कमर्शियल बैंक होती है, फिर एक और बैंक का प्रकार में कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, और एक और बैंक के प्रकार में था डेवलपमेंट। ये 3 प्रकार की थी, लेकिन ये इनके कार्यक्रम के आधार पर थी। यहाँ पर जो बैंकों का वर्गीकरण है अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकें, ये आपके बैंकिंग प्रणाली के एक अधिनियम है उसके तहत होती हैं। तो ये हम आगे जान लेते हैं कि आखिर अनुसूचित बैंकें और गैर अनुसूचित बैंकें कहते किसे हैं। तो अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक में खास जो फर्क है वो ये कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र को मुख्य रूप से 2 प्रमुख समूहों अर्थात अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जा सकता है। जिन बैंकों को RBI अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है उन्हें कहते हैं अनुसूचित बैंकें, और रिजर्व बैंक की इस अनुसूची में केवल उन्हीं बैंकों को शामिल किया जाता है जो एक अधिनियम है ये 1934 वाला उपयुक्त अधिनियम की धारा 42(6) के मानदंडों का अक्षरशः पालन करती हूँ। देखिए, कुल मिला के यहाँ पर अनुसूचित बैंकों तो मैं आपको बता दूंगा, भारत में जितने भी RBI के तहत जिन बैंकों को लाइसेंस मिला हुआ है वे सारी क्या है अनुसूचित बैंकें कहलाती हैं, और RBI के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके तहत ये मानदंड अगर पूरा करें तो RBI उन्हें क्या करता है अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल कर देता है। ये एक RBI का होता है। जो नहीं पूरा करेंगे वो गैर अनुसूचित में आ जाएंगे। ये एक बेसिक्स का फर्क होता है। तो अभी तो आपको याद रखना है अधिनियम, आगे मैं और थोड़ी चर्चा करूंगा कि और मेजर डिफरेंस इनके बीच में क्या होते हैं। अगर एक डायग्राम के तहत हम देखें तो शेड्यूल बैंकों को 2 भागों में बांटा गया, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंकों के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम अच्छे से बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंकों के भी 2 पार्ट हैं, अर्बन क्षेत्र यानी कि शहरी और रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। बाकी जो RBI का 1934 का अधिनियम है इसके तहत कुछ फिक्स बैंकें हैं जिनको इसमें शामिल कर रखा है कमर्शियल बैंकों की श्रेणी में शेड्यूल्ड बैंक के तहत, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को स्पेशल शामिल किया है। देन उसके बाद में जितनी भी बैंकें बाद में नेशनलाइज हुई 1969 और 1980 में। इसके बाद में रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी आगे चर्चा करेंगे। फॉरेन बैंक लाइक दैट एक्जिम, और इसके अलावा प्राइवेट बैंक जो आप सभी को पता है जैसे कि एक्सिस, HDFC, ICICI, ये सारे प्राइवेट बैंक हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी जो बैंकें हैं नाबार्ड हैं या एक्जिम हैं उनकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो यहाँ तक आपको एक डायग्राम अच्छे से याद रखना है जिसमें शेड्यूल बैंकों के भी 2 भाग हैं, कोऑपरेटिव और कमर्शियल। कमर्शियल में फिक्स 5 प्रकार बांट रखे हैं और कोऑपरेटिव में 2 प्रकार बांट रखे हैं। अब आगे हम चलें, और यहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है यानी कि अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आता है तो उसे अपनी 2 चीज़ें या शर्तें पूरी करनी होती हैं। सबसे पहली शर्त ये कि अनुसूचित बैंकों की भुगतान पूंजी और एकत्रित पूंजी 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि एक बेसिक बात ये कि उस बैंक का मिनिमम अमाउंट जो है 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-3 लाख रुपए में कोई बैंक शुरू करे, उसी का लेन देन शुरू करें, तो RBI अगर कभी प्रमाण पत्र देने जाएगा तो इस कंडीशन में नहीं दे सकता है। स्वाभाविक सी बात है, हालांकि तो बहुत छोटी टर्म्स है किसी भी बैंक के लिए, तो 5 लाख रुपए तो आसानी से हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा और महत्वपूर्ण ये कि अनुसूचित बैंकों की कोई भी गतिविधि जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। बात कहने की ये
कि जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उन्हें अनुसूचित श्रेणी में इसी आधार पर डाला जाता है कि उनकी हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि देखिए कोई भी बैंक शुरू होते ही डायरेक्ट शेड्यूल्ड में नहीं आ जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि यस बैंक को 2004 में लाइसेंस मिला, उसके बाद में एक और बैंक थी IDBI, अभी तो मुझे नाम क्लिक नहीं हो रहा था, 2014 में जिनको क्लिक किया गया था बैंकों को शेड्यूल्ड बैंकों में, यानी कि लाइसेंस उन बैंकों को मिला था। तो उन बैंकों को अब क्या होता है, इतिहास देखा जाता है काफ़ी टाइम पहले, जैसे कि HDFC है, एक्सिस बैंक है, ये काफ़ी टाइम पुरानी पहले की बैंक हैं। लगभग HDFC तो 1950 के दशक के आसपास से आ रही थी, लेकिन उसे लाइसेंस काफ़ी लेट मिला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर उनका जो यहाँ पर पूरा का पूरा रेफरेंस हिस्ट्री अच्छी रही हो ग्राहकों के मामले में, तो फिर उन्हें क्या किया जाएगा, अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में रखा जाएगा। आगे हम चलते हैं, ये तो उनकी 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मेजर डिफरेंस देखें दोनों के बीच में तो वह क्या होगा, तो पहला ये कि अनुसूचित बैंक RBI द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करती है, जबकि गैर अनुसूचित बैंक के RBI के नियमों का पालन नहीं करती हैं। तो साफ बात है कि RBI के जो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करेगी वो क्या हो जाएगी, शेड्यूल्ड बैंक। जैसे कि आपके आसपास भी हो सकता है किसी व्यक्ति की प्राइवेट या निजी बैंकें हों, तो उन बैंकों को क्या होता है कि यहाँ पर वो RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करती हैं। हालांकि आती RBI के अधीन ही है, लेकिन सारे के सारे रूल्स कड़े मानदंड फॉलो नहीं करती हैं और हर बात का लेखा जोखा भी उन्हें RBI को देने नहीं पड़ता है। तो पहली चीज़ तो वे नियमों का पालन नहीं करती हैं। दूसरा ये कि अनुसूचित बैंक के भारतीय अधिनियम, भारतीय बैंक अधिनियम 1934 की दूसरे अनुसूची में शामिल होने के पात्र हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक के दूसरे अनुसूची में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इस दूसरी अनुसूची में जो शामिल करने का क्राइटेरिया है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं, वही 5 लाख रुपए। और इसके अलावा यहाँ पर दूसरा ये कि ग्राहकों के साथ उनका व्यवहार अच्छा हो, तो ये भी इसमें एक मेजर पॉइंट है। उसके बाद तीसरा ये कि अनुसूचित बैंकों को RBI से दिन प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की अनुमति है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों को नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट है ये, क्योंकि जैसे कि जितनी भी अनुसूचित बैंकें हैं वह रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके आधार पर क्या कर सकती हैं, समस्या आने पर RBI से लोन ले सकती हैं। लेकिन जो गैर अनुसूचित बैंकें होती हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंकें, वे बैंकें क्या है, यहाँ पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे कोई लोन नहीं ले सकती। इसके अलावा इन्हें इस रेपो रेट पर या रिवर्स रेपो रेट पर या बैंक दर पर लोन लेने या देने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बैंक दर होती हैं उससे कि ज़्यादा दर पर कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसा इनके लिए नहीं है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करती हैं, तो इनके लिए ये भी चीज़ यहाँ पर हट जाएगी कि बैंक दर से ज़्यादा की दर पर भी लोन दे सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट और कि अनुसूचित बैंकों को और गैर अनुसूचित बैंकों दोनों को नगद आरक्षण अनुपात के नियमों को पालन करने की ज़रूरत है। अनुसूचित बैंक के CRR की रकम को RBI के पास जमा करना जरूरी है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। CRR की मैं चर्चा आपसे कर चुका था, कैश रिजर्व रेशो इसे कहते हैं, जिसमें प्रत्येक बैंक को अपनी कुल जमा पूंजी का 3% RBI के पास में रखना पड़ता है। लेकिन अगर जो नॉन शेड्यूल्ड बैंकें हैं उनके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हालांकि CRR तो रखना रहेगा उन्हें, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वे अपने खुद के पास में भी रख सकते हैं, RBI को देना उन्हें ज़रूरी नहीं होता है। तो ये जो कुछ फ़र्क थे किस किस के बीच में, गैर अनुसूचित और अनुसूचित बैंकों के बीच में। अब देखिए अनुसूचित बैंकों की तो मैंने आपको लिस्ट बता दी है कौन कौन सी हैं। तो अभी पीछे जो डायग्राम गया है या आगे जो हम बैंकें पढ़ने वाले वो सारे अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल है। लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है खासकर कि जितने भी गैर अनुसूचित बैंक है वो बहुत सारी हो सकती हैं। अगर आप भी अपना कोई भी बैंक खोल लेते हैं RBI के छोटे मोटे रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, तो वो भी गैर अनुसूचित हो सकता है। तो एक शहर में या कहीं पर भी ढेर सारे गैर अनुसूचित हो सकते हैं। तो इसके लिए इनके नाम लेने की तो कोई ज़रूरत है नहीं गैर अनुसूचित की। बस इतना याद रखिए आप गैर अनुसूचित में कि वह 1934 की दूसरी सूची में नहीं आता। फिलहाल इतना ही। आगे हम बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अब एक एक बैंक के बारे में। नाबार्ड की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। फुल फॉर्म होता है इसका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, शॉर्ट इन नाबार्ड, और हिंदी में से कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। देखिए नाबार्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये
कि इसके नाम से क्लियर है कि ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, यानी कि इसका मेन जो मोटो है वो क्या है कि जो भारत में कृषि है और ग्रामीण क्षेत्र है उनका विकास करना। अब यहाँ पर कुछ बातें जो हम देखते हैं, सबसे पहला ये कि नाबार्ड का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य क्या होता है, तो यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करता है। यानी कि भारत में कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास में लोन प्रोवाइड करने में सबसे जो अव्वल बैंक है वो कौन सी है, नाबार्ड है। और खासकर एग्रीकल्चर में जितने भी लोन मिलते हैं उनकी शीर्ष संस्था है। यह संस्था नीचे वाली संस्था को लोन देगी और हालांकि वे संस्थाएं कृषकों को देंगी, लेकिन शीर्ष संस्था ये है आपकी नाबार्ड। तो इसमें महत्वपूर्ण बात आपको क्या रखनी है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्षस्थ संस्था है जो उन्हें ऋण प्रदान करती हैं। उसके बाद इसकी स्थापना की बात, तो एक अधिनियम आया था शिवरमन समिति की सिफारिश पर, और ये स्थापित हुई थी 12 जुलाई 1982 को। तो ये डेट भी आपको ज़रूर याद रखना है। इसके अलावा ये किन किन क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड करती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कृषि, इसके अलावा लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य अनुषंगी, अनुषंगी मतलब अधीनस्थ है ना, अनुषंगी आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने और उसका विनियमन करने का अधिदेश दिया गया। सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर ग्रामीण विकास है ना, एक तो पहली बात तो ये कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर में भारत सरकार लोन देती है कृषकों को, तो उसके लिए भारत सरकार डायरेक्ट नहीं देती है, भारत सरकार नाबार्ड को पैसा देती है, बजट के रूप में इसको पैसा दिया जाता है। ये अपने अधीन जो संस्थाएं हैं, आगे मैं बताऊंगा, उन संस्थाओं के तहत क्या करती है, लोन उनको बांट देती है। दूसरा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनके लिए भी लोन चाहिए तो भी वे क्या कर सकती हैं, इन क्षेत्रों में भी लोन प्रोवाइड करवा सकती है। तो खासकर हम जितनी भी संस्थाएं पढ़ने वाले हैं ये खासकर क्या प्रोवाइड करवाएगी, लोन प्रोवाइड करवाएगी। अब जो नाबार्ड है वे किस किस के थ्रू अपना जो पैसा है वह भेजती हैं, देखिए इसमें खासकर 4 संस्थाएं आती हैं। पहला तो राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंकों के माध्यम से। तो ये जो बैंकें हैं राज्य सहकारी, ये प्रत्येक राज्य की अपनी अलग अलग होती हैं और इनका कोई फिक्स नाम नहीं है। कुल मिला के इन्हें सहकारी बैंकें कहा जाता है और ये राज्यों के अपने अधिनियम के तहत अलग बनती हैं। राज्य सहकारी बैंक ये भी अलग अधिनियम के तहत बनती हैं। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्यिक बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक तो आपको पता है, जितनी भी SBI हो गई, HDFC हो गई या विजया देना बैंक, वे सारी, ये दोनों जो बैंकें हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे हम आगे। तो ये क्या होता है कि जो राज्य सरकार का अपना एक अधिनियम होता है, सहकारिता अधिनियम, उसके तहत बनती है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की है हम चर्चा करेंगे आगे। कुल मिला के RBI लोन बांटती हैं इन संस्थाओं को और ये संस्थाएं आगे जाकर ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषक है उनको क्या करती है, लोन प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये प्रमुख कार्य है नाबार्ड का। तो नाबार्ड के बारे में जितनी भी बेसिक बातें हैं ज़रूर याद रखें और एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर भारत की रीढ़ है और उसके लिए फिर नाबार्ड और वित्तीय समावेशन में ये संस्थान महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ मैं आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें, एक बेसिक समझ रखिए कि कोई भी बैंक क्या करता है। तो नाबार्ड के बारे में आप समझ गए होंगे, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ये कार्यरत है और करंट अफेयर में जब भी आप इनके साथ जुड़े हैं तो डेटा के साथ अपडेट ज़रूर होते रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, इन शॉर्ट RRB कहते हैं इसे। ये जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें होती हैं, अब इनकी स्थापना क्या हुई, कैसे हुई, ये हम समझ लेते हैं। तो इनकी स्थापना की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1975 में और 1987 तक ये 196 जिलों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका उद्देश्य दूर दराज के ऐसे गांव में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना जहां पहले ऐसी सेवाओं की पहुंच नहीं थी और इन्हें मूलतः समाज के कमज़ोर वर्गों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से शुरू किया गया। जो RRB शुरू करने का मेन मोटो था वो ये कि खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर किसको बढ़ाना, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन इन शॉर्ट ये कि लोगों की पहुँच बैंकों तक पहुँचाना, यानी कि जैसे कि नाबार्ड अपना पैसा तो भेज रहा है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पे अगर आप में से कोई ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है तो उन्हें पता है कि KCC के तहत जो पैसा या लोन मिलता है वह इसी के तहत मिलता है और प्रत्येक ग्राम में एक ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होती हैं। इनके अलग अलग शाखाएं होती हैं जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान के साथ में जुड़ी होती हैं, लेकिन एक बड़ी बैंक होती हैं
पूरे राज्य में उसकी छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, लेकिन वे सारी एक ही नाम से जानी जाती हैं। तो इसकी स्थापना 1975। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना और क्या करना, कमजोर वर्गों को संस्थागत, यानी कि संस्थागत ऋण से मतलब होता है कि जो साहूकार इनको छोड़कर बाकी जो बैंकिंग सिस्टम से लोन मिलता है उसे हम कहते हैं संस्थागत ऋण। इस उद्देश्य से इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ, ये ऑफिशियल साइट है और इससे हम देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में कितनी बैंकें हैं। जैसे कि ये मिलेगा वित्तीय सेवा विभाग, और इसके तहत अगर हम देखें तो भारत में वर्तमान में और भी कई सारी बैंक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक और समर्थक बैंक, इसका ये मैं आपको आगे समझाऊंगा समर्थक बैंक क्या होता है। ये अभी के लिए याद रखें कि ये इनकी समर्थक बैंक है, यानी कि इनमें कुछ पैसा इनका भी निवेश होता है। जैसे कि इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में 2 बैंकें मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक। तो ऐसी बहुत सारी बैंकें हैं। और अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करें तो इसमें एक प्रमुख है सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इसको सपोर्ट करती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सपोर्टिव बैंकें होती हैं जो अपना पैसा इनमें निवेश करती हैं। और वर्तमान में अगर हम देखें मध्य प्रदेश में 2 हैं, है ना, एक और कौन सी है, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, और इसको सपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक करती हैं, और ये मध्य प्रदेश में। इसी तरह भारत में सब राज्यों में लगभग बैंकें हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और वे एक राज्य में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और वर्तमान में कितनी हैं, 56 बैंकें हैं। तो ये ऑफिशियल साइट है, चाहे तो आप खुद भी जाकर अलग से इसे देख सकते हैं, या आपको मिल जाएगी वित्तीय सेवा विभाग, जहां पर आप सर्च कर सकते हैं भारत की ग्रामीण बैंकें। अब आगे हम यहाँ पर थोड़ी और इनको लेकर चर्चा करें। जैसे कि मध्य प्रदेश की जो ग्रामीण बैंक है वो है सेंट्रल एमपी ग्रामीण बैंक, ये मध्य प्रदेश की बैंक है। और आरआरबी जो होता है इसका मेन मोटिव, और अगर हम डिटेल में देखें, हालांकि आप समझ गए होंगे लेकिन थोड़ा और विस्तार से देखें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जमा करने के अंतराल को कम करना। यानी कि इसका मतलब ये कि खासकर क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो कृषक हैं उनके पास भी पैसा होता है और वे भी चाहते हैं कि बचत करें, लेकिन होता है कि अक्सर बैंक जो है वह शहर की ओर होता है, इतना दूर आने जाने में वे अपनी क्षमता व्यर्थ नहीं गवाएंगे, और इससे बेहतर है कि वे स्वयं सेविंग कर लेंगे, लेकिन वो इतना सफल नहीं है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकें पहुंचाकर उनके जमा अंतराल, यानी कि वे भी खाता खुलवा सके और उनमें से अधिक बचत कर सके, ताकि जमा ज़्यादा हो तो जमा अंतराल जो ग्रामीण और शहरों के मध्य वो कम हो सके। दूसरा ये कि ऐसे उपायों को विकसित करना जो ग्रामीण क्षेत्रों की जमा पूंजी को शहरी क्षेत्रों ले जाने से प्रतिबंधित कर सके। मतलब ये कि अक्सर ये कि ग्रामीण क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति है तो वह बैंक में किसी शहर में जाएगा, वहाँ खाता खुलवाएगा, वहाँ अगर वो धनराशि या पैसा जमा करवा रहा है तो उस पैसे का फिर उपयोग भी शहरी लोग कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या कि स्पेशल आरआरबी बैंक हैं, इनका मेन मोटिव ही क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का उद्धार करना। तो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति अगर इसमें पैसा जमा करवाएगा और हालांकि वो बचत कर रहा है तो इसी का लोन जो है अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को ही मिलेगा, यानी ग्राम का पैसा ग्राम में ही रहेगा। ये इसका सबसे बेहतर उपयोग। और अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना और ग्रामीण रोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानी ये कि आरआरबी लोन भी प्रोवाइड करवाएगा ग्रामीण क्षेत्रों को, ताकि लोन के माध्यम से वे क्या कर सके, अगर उनके पास खेती या कृषि नहीं भी है तो भी वे अपना छोटा मोटा रोजगार साधन ग्रामीण क्षेत्र में क्या कर सके, लगा सकें। तो ये आरआरबी के क्या है, मेन मोटिव है। आगे हम चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि पूंजी भागीदारी की बात करें। देखिए जो आरआरबी जो बैंकें होती हैं उनमें क्या होता है, पूंजी भागीदारी। पूंजी भागीदारी से मतलब ये कि एक चीज़ याद रखें कि कोई भी बैंक होती, कोई भी संस्था या कोई भी योजना होती, उसमें राशि होती है 100%, लेकिन इस 100% में से सबका हिस्सा होता है। आरआरबी में अगर ये मैं मान लूँ कि 1000 रुपये किसी आरआरबी बैंक में हैं, तो उस आरआरबी बैंक में, जैसे कि मध्य प्रदेश सेंट्रल ग्रामीण बैंक की बात करूँ, मान लेते हैं कि उसमें 1000 रुपये हैं, तो उस 1000 रुपये में से 500 रुपये तो कौन देगा, उसमें केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा 150 रुपये कौन देगा, वो देगा राज्य सरकार जैसे कि मध्य प्रदेश, और बचा कुचा 350 रुपये तो वो देगी विशेष प्रायोजक बैंक। अभी मैं साइट पे आपको ले गया था और मैंने बताया था वहाँ पर आ रहा था समर्थक बैंक। ये वही समर्थक बैंकें हैं जो इसमें क्या करती, पैसा लगाती।
तो मध्य प्रदेश सेंट्रल ग्रामीण बैंक की समर्थक बैंक थी SBI, और जो SBI है वो इसमें कितना लगाएगी 350 रुपये। तो कुल मिला के क्या है कि जो RRB है वो पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन यहाँ पर बांटा गया है। तो नाबार्ड से अगर उन्हें पैसा मिला तो कुल मिला के क्या होगा, नाबार्ड, केंद्र सरकार अपना पैसा किस में लगाती है, नाबार्ड में लगाती है, नाबार्ड फिर इन बैंकों में लगाती है। तो नाबार्ड अपना जो पैसा देगा वो 50% देगा इसमें कुल पैसे में से। इसके बाद में 15% राज्य को खुद लगाना पड़ेगा और 35% कोई भी सरकारी बैंकें लगाएगी। ओके, यहाँ पर सरकारी बैंकें ही आएगी, जैसे कि SBI, विजया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी वर्तमान तक 12 जो सार्वजनिक बैंक हैं वो इसमें क्या करेगी, पैसा लगाएगी। तो ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर याद रखें, ये RRB के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, नाबार्ड की अगर बात आए तो नाबार्ड में 100% सरकार पैसा देती है, क्योंकि वह केंद्रीय संस्था है, तो उसमें कुल राशि सभी किसकी होती है, केंद्र सरकार की होती है। नाबार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी RRB का ये जो डायग्राम है ये आप अच्छे से याद रखें। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं आयात निर्यात बैंक की। इंग्लिश में से कहते हैं EXIM, या फुल फॉर्म कहें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 को, और इसका मेन मोटो है विदेशी व्यापार के वित्त पोषण, उसकी सुविधा प्रदान करने, उसका संवर्धन करने। तो ये थोड़ी हेवी लैंग्वेज है, मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसके अलावा यह आयात निर्यात से जुड़े अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच समन्वय का कार्य करती हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा वॉशिंगटन, सिंगापुर, आइवरी कोस्ट और बुडापेस्ट में भी इसका मुख्यालय है। ये तो इसके बारे में सामान्य जानकारी थी। आपके आंसर राइटिंग में ये हेवी वर्ड काम करेंगे, लेकिन ये अब है क्या, इन्हें समझिए। खासकर EXIM का काम क्या होता है, मैं आपको उदाहरण की तरह समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आप कोई व्यापारी हैं और आपका व्यापार करने का मन है और आपने किसी विदेशी कंपनी से समझौता किया है वहाँ पर कुछ भेजने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि आपका जहाज पूरा भर चुका है, जिसमें आप एक व्यापारी हैं और आपने कुछ भी वस्तु उत्पादित करी। फॉर एग्जांपल, खिलौने आप बनाते हैं, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन इन खिलौने का आप अमेरिका भेजना चाहते हैं। ओके, अब आप अमेरिका भेजना चाहेंगे तो एक देश से दूसरे देश व्यापार करने के लिए आपको बहुत सारी राशि चाहिए होगी। और जब हम निर्यात करते हैं ऐसी कंडीशन में स्वयं से, तो भारत सरकार हमारी बहुत मदद करती है, क्योंकि निर्यात करना अच्छी बात है। ऐसी कंडीशन में सामने निकल कर आती EXIM, और EXIM का मेन काम होता है ऐसे समय में आपको पैसे की कमी ना हो तो वो आपको क्या प्रोवाइड करवाती, ऋण देती है। कुल मिला के यहाँ पर ये कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब भारतीय संस्थाएं निर्यात करती हैं तो उन्हें निर्यात करने के लिए ऋण प्रोवाइड करवाने का कार्य होता है इसका, खासकर EXIM का। इसके अलावा जो मुद्रा है उसको भी बदलने का ये कार्य कर सकती है, लेकिन खासकर वित्तीय प्रबंधन करने का इसका कार्य होता है। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बहुत सारों के साथ में इसका जुड़ाव भी है, जिसके कारण आसानी से व्यापार को कर पाते हैं। ये जो EXIM बैंक है उसके ऑफिशियल पेज का फोटो है। यहाँ पर ये लिखा है कि 1982 में स्थापित हुई, और भारत से ढाका, इसके अलावा यंगोन, ठीक है, सिंगापुर, और इसके अलावा यहाँ पर पढ़ेंगे हम, ये तो थोड़ा टेढ़ा पढ़ने में नहीं आ रहा है, अबू धाबी हो गया, लंदन है, वॉशिंगटन DC है, दुबई है, यहाँ इनके मुख्यालय हैं। और इन देशों से यहाँ अगर व्यापार होता है तो ये EXIM बैंक आगे रहकर पैसों के मामले में मदद करती हैं। इसके अलावा इसका ब्रिक्स हो गया, आसान की मैं बात करूं, ऐसे जो संस्थान हैं उससे क्या है, इसका कॉन्टैक्ट होता है, ताकि भारतीय जो संस्थाएं हैं या व्यापारी है उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में आसानी हो और उन्हें लोन प्रोवाइड करवा सके। इसके अलावा उन्हें ये सहायता भी प्रोवाइड करवाता है। आशा करता हूँ EXIM बैंक के बारे में आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ था। फॉरेन बैंक की जब बात हुई थी तो उसमें ये भी शामिल आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक की। अब राष्ट्रीय आवास बैंक क्या होता है, देखिए सिंपल सा इसके बारे में कि राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में आवासीय वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को संसद में अधिनियम के तहत हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत हुई थी और स्थापना 1988 में हुई, जिसका उद्देश्य आवास वित्त संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रधान एजेंसी के रूप में कार्य करना और ऐसे संस्थानों को वित्तीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना। देखिए कुल मिला के यहाँ पर जो बात है वो ये, इसको मैं एक डायग्राम के तहत समझाता हूँ आपको। पीछे वाले पेज से तो आप इसका एक बेसिक याद रख लें।
कुल मिला के इतना समझिए कि अगर भारत में कोई भी आवासीय योजना चलती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का आप नाम सुन रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो भारत सरकार है, भारत सरकार इस राष्ट्रीय आवास बैंक को पैसा पहुंचाती है ताकि ये बेहतर मदद कर पाए लोन प्रोवाइड करवाने में, जैसे किस्तें मिलती हैं, आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना में, तब ये बैंक क्या है पैसों का अच्छे से वितरण कर पाती है। इसके अलावा और भी हम बात करें तो आवास वित्त संस्थानों की सुदृढ़ वित्तीय आधार पर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करना। कुल मिला के भारत में अगर बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि सरकारी कंपनियां भी हैं जो भारत में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, इसके अलावा अगर प्राइवेट कंपनियां भी हैं जो घर बनाती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आवास ग्रामीण खुद ही बना लेते हैं, लेकिन शहरों में जो डीडीए फ्लैट मिलते हैं, उन फ्लैटों के लिए जो संस्था काम करती हैं उनको लोन प्रोवाइड करवाना और किस प्रकार से बेहतर निर्माण किया जा सके उसके लिए क्या करती है, निर्देश भी जारी करती हैं। इसके अलावा अनुसूचित बैंकों, आवास वित्त संस्थानों, केंद्रीय, राज्य और प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी प्राधिकरण जो गंदी बस्ती पुनर्विकास के कार्य में लगे हैं, ऋण एवं अग्रिम ऋण प्रदान करना। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कि ये बैंकों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। अक्सर पुराने फिल्में देखी होगी जिसमें बस्तियों को गिराने की बात आती है और कहा जाता है कि यहाँ पर अब अच्छे मकान बनाए जाएंगे। तो अगर ऐसा कहीं पर होता है तो उसके लिए भी क्या करती है, ऋण प्रोवाइड उन्हें करवाती हैं। और इसके अलावा आवास के उद्देश्य से संसाधन जुटाना एवं आवास हेतु ऋण प्रदान करने के लिए योजनाएं तैयार करना। तो भारत सरकार को अपनी तरफ से योजनाएं भी देती है, क्योंकि 1988 से इस कार्यक्रम में लागू हैं आवास बनाने और उसके ऋण देने हेतु, तो इसका काफ़ी अनुभव भी है। तो इस मामले में भारत सरकार जो राष्ट्रीय आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इससे अच्छा खासा एक तरीके से सुझाव भी लेती हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक का एक सीधा सा मतलब जानिए कि भारत में जितने भी आवास निर्माण होंगे भारत सरकार या प्राइवेट की तरफ से, तो उन्हें लोन प्रोवाइड करवाने का ये कार्य करती हैं और कुछ सुझाव भी ये देती हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड। इसे कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई बैंक का नाम आपने सुना होगा। इसके बारे में इंश्योर जानकारी, इसकी स्थापना 1964 में हुई। हालांकि 1976 में इसका स्वामित्व भारत सरकार के हाथ में है और इसका कार्य औद्योगिक उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उद्योगों के विकास में लगी संस्थाओं को बढ़ावा देना। लेकिन मेन मोटो यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में अगर उद्योगों के लिए लोन चाहिए तो वे कंपनियां या व्यापारी सबसे पहले जाएंगे आईडीबीआई, क्योंकि इस बैंक का मेन मोटो ही क्या है, कोई भी फैक्ट्री या उद्योग लगाना हो तो उसके लिए लोन प्रोवाइड करवाना। हालांकि उद्योग के लिए लोन बहुत सारी बैंकों से मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन इस बैंक का मेन मोटो क्या है, सिर्फ इसी क्षेत्र में लोन प्रोवाइड करवाना। हालांकि मैं एक और बात बता दूं कि इस बैंक को शुरुआत में 2004 से पहले अन्य सूची की श्रेणी में डाल रखा था। एक तो अनुसूचित, गैर अनुसूचित और ये अन्य सूची में था। तो 2004 में आरबीआई ने जो आपका आरबीआई है उसने इसे अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में डाल दिया है। तो इसके बारे में ज़्यादा कोई समस्या होगी नहीं, सिर्फ इतना याद रखें कि यह क्या करती है, भारत में औद्योगिक विकास हेतु लोन प्रोवाइड करवाती, सिंपल। इसके बाद में नेक्स्ट बैंक की हम चर्चा करें तो ये है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिड भी से कहेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से क्लियर है, लघु उद्योग विकास, यानी कि सिडबी की स्थापना 1990 में हुई और इसका मुख्यालय है लखनऊ में। इसकी जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की एक सहायक संस्था है, यानी कि ये जो आपकी आईडीबीआई जस्ट मैंने आपको इससे पहले पढ़ाई उसके साथ में ही ये जुड़ी हुई है सिडबी। तो आप देखेंगे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्मॉल लग गया है। तो ये इंडस्ट्रियल के लिए, ये स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि लघु उद्योग के लिए। तो इसका मुख्य कार्य लघु उद्योग की स्थापना, उसका वित्त पोषण, उनका विकास और लघु उद्योग से जुड़े अन्य संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करना। देखिए, आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि सर आप जो बैंकें पढ़ा रहे हैं उसमें पिछले वाली बैंकें भी तो उद्योग क्षेत्र को लोन दे रही थी, उसमें और इनमें क्या फ़र्क है। फ़र्क ये कि इन बैंकों का मोटिव सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, अब एक कोचिंग है जिसके बाहर लिखा होता है यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सब कुछ है ना। तो वे जो कोचिंग है यूपीएससी पढ़ा देगी, एमपीपीएससी पढ़ा देगी, ठीक है पढ़ाएगी,
लेकिन अगर वे बैंक कांस्टेबल भी पढ़ा रही है, सब पढ़ा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वे इतनी बेहतर क्वालिटी दे पाएगी। लेकिन एक कोचिंग के बाहर लिखा हो तो सिर्फ यूपीएससी या सिर्फ एमपीपीएससी, तो इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि ये बैंक सिर्फ कोचिंग जो है सिर्फ या तो एमपीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए काम करती, तो फिर ये क्वालिटी देगी जैसे कि हम दे रहे हैं। खैर, लेकिन बात आपको समझ में आ जाएगी कि ये बैंक है फिर स्पेशल उसी क्षेत्र में काम करती। सिडबी के बारे में हम और देखें, जिसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जो सिडबी है इसके जरिए लगभग भारत में 11.7 करोड़ रोजगार पैदा होते हैं। मैं आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग पढ़ा चुका हूं और इसके बारे में मैंने चर्चा करी थी कि लघु उद्योग या सूक्ष्म और मध्यम उद्योग से भारत में कितने रोजगार जनरेट होते हैं। इसके अलावा 6000 से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है, यानी कि इसके तहत जो उद्योग स्थापित हैं वे अच्छा खासा निर्माण करते हैं। और इसके अलावा सिडबी का उत्पादन में 45% योगदान है, यानी कि भारत में जो एमएसएमई इंडस्ट्री है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके उत्पादन में जितना भी उत्पादन होता है उसमें से 45% उत्पादन को ऋण जो है वो सिडबी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा इसका विनिर्माण उत्पादन में भी इसमें भी 45% योगदान है। ये कुल उत्पादन है और ये सिर्फ औद्योगिक उत्पादन की बात करूँ, इसमें सर्विस सेक्टर भी शामिल हो जाएगा और भी चीज़ें है ना। तो मैंने आपसे कहा है आप पुराने लेक्चर देखें, यहाँ पर मैं फिर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन बार बार नहीं करूँगा, क्योंकि हम तीनों सेक्टर पढ़ चुके हैं। जिन्होंने सारे लेक्चर देखे होंगे उनको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इन दोनों पॉइंट में डिफरेंस क्या है। ये सिर्फ सेकंड सेक्टर की बात कर रहा है, लेकिन ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सभी सेक्टर की बात कर रहा है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जीडीपी में 37% इसका योगदान होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आंकड़े बहुत सारे मिलेंगे आपको। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहकारी बैंक के, जिन्हें कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दे दूं। सहकारिता मतलब होता है मिलजुल कर कार्य करना। एक बेसिक इसकी बात करें, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भाई आप हमारे साथ में कोऑपरेट करो, इन्हें क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हम कहते हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो हम इस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि सहयोग। तो सहकारी बैंकें क्या होती? बहुत सारे लोगों, संस्थाओं के सहयोग से चलती हैं। हालांकि ये एक राज्य के सहकारी अधिनियम के तहत चलती हैं, लेकिन ये किसी एक विशेष की बापोती नहीं होती हैं। इसमें अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम 10 दोस्त हैं, है ना, और हमारे 10 दोस्तों के पास में भी 1 लाख रुपए सबके पास में पड़ा है और वो एक्स्ट्रा में है। अब हमारा विचार हुआ कि हम 10 दोस्त मिलकर 1-1 लाख रुपए जमा करके 10 लाख रुपए की सहकारी बैंक छोटी सी बना लें। अब इस 10 लाख में से हम क्या करें? 2 लाख भी किसी को लोन पर दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फिर एक छोटे तरह का कार्य हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर आप सुना होगा तो अभी समूह में पैसे बहुत बढ़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसमें यही हो रहा है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास जो राशि है उसमें मिलकर ऐसे पैसे जमा करके वे ऋण दे रहे हैं। वे सारी निजी संस्थाएं हैं और आरबीआई से उनको कोई यहाँ पर किसी भी अनुसूची में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती है। तो वे तो और छोटी सहकारी या किसी के अधीन नहीं आ रही है, लेकिन अगर सहकारिता अधिनियम के तहत आती हैं तो उनमें कुछ निश्चित कार्यक्रम होते हैं, कुछ निश्चित मानदंड होते हैं। वो क्या होते हैं वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले इनकी स्थापना राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार की गई है। देन उसके बाद में इनका पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास किया जाता है, यानी कि सहकारी बैंक बनी हुई है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन उसके बाद में इनका नियमन राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है, यानी कि इन पर आरबीआई का इतना कंट्रोल नहीं होता है जितना अदर जो आपकी कमर्शियल बैंक उन पर होता है। और इसके अलावा सामान्यतः इनकी शाखाएं एक राज्य तक सीमित होती हैं। जैसे कि अगर आपने ये नाम ज़रूर सुने होंगे अगर आप अपने आसपास शहर में जाते हैं, मर्यादित सहकारी बैंकें या राज्य मर्यादित सहकारी बैंकें। सहकारी बैंकें हर जिले में होती हैं और इन्हें जो फंड होता है वो राज्य सरकार प्रोवाइड करवाती हैं, जिस दौरान जो मुआवजे हो, लोन हो या राज्य सरकार का जो भी माफ़ीनामा हो, वे सारा इन बैंकों के द्वारा ही किया जाता है। अब सहकारी जो बैंकें होती हैं इनके भी प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार में बटी होती हैं। 3 प्रकार में कैसे? सबसे निचले स्तर पर जो होगी वो कहलाती है आपकी प्राथमिक साख समितियाँ या प्राथमिक सहकारी बैंकें। ये ज़रूर याद रखें आप। दूसरे नंबर की जो जिला स्तर पर होती है उसे कहते हैं जिला
सहकारी अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक, और तीसरे नंबर पर जो इनसे भी ऊपर होगी वो होगी राज्य सहकारी बैंकें। राज्य सहकारी बैंकें इन्हें पैसा प्रोवाइड करवाती है और ये इन्हें पैसा प्रोवाइड करवाती है। सबसे महत्वपूर्ण, ये कतई भी कंफ्यूज ना हो आपकी केंद्र सहकारी बैंक जो मैंने गलत लिखा है या इसको तो राज्य के ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये केंद्रीय सहकारी बैंकें यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, एज अ मीडिएटर के रूप में भी कार्य करती हैं, इसलिए केंद्र में है। और आप ये ना समझे कि ये केंद्र से मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। कुल मिला के जिला सहकारी स्तर पर जो बैंकें हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकें। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा गया। अब इसके अलावा हम थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। देखिए, प्राथमिक शाख जो समितियाँ होती हैं इसके बारे में क्या विशेषता है, तो इसके बारे में बात ये कि किसी गांव या क्षेत्र में कम से कम 10 लोग मिलकर इसकी स्थापना कर सकते हैं। यह कृषि क्षेत्र की अल्पकालिक ऋण आवश्यकता को पूर्ति करती है। तो बहुत ही बेसिक होती हैं और ग्रामीण में मिनिमम इसमें 10 लोग चाहिए होते हैं, ये ज़रूर याद रखें। और हो सकता है कि गांव में 10 लोग मिलकर उनके पास जो पैसा हो वो इकट्ठा कर लें और उसके बाद में जब किसी को ऋण की आवश्यकता हो तो उन्हें ऋण मिल सकता है। सहकारी समितियों के तहत ही स्व सहायता समूह भी आता है जिसमें महिलाएं पैसा इकट्ठा करती हैं और जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है तो उनमें से वे सभी एक कोई लोन लेकर कोई अपना उद्योग खोल सकते हैं। तो सहकारी जो प्राथमिक सहकारी समितियां हैं वह ग्रामीण स्तर पर कार्यरत होती है, मिनिमम 10 लोग इसमें चाहिए होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत ही छोटे 1000 के आसपास ये ऋण आपूर्ति करती हैं। दूसरे नंबर की बात करें जिला अथवा सहकारी केंद्रीय सहकारी बैंक, तो इसका कार्य क्षेत्र एक जिले तक सीमित होता है। इसमें खाता धारकों में प्राथमिक सहकारी के साथ साथ आम आदमी भी शामिल होते हैं और सहकारी बैंकों में इसकी केंद्रीय भूमिका होती है। मैंने कहा है बीच का एज ए मीडिएटर है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के ये 10 लोग हैं इनका भी खाता जिला सहकारी बैंकों में होगा। इन्होंने अगर अच्छा कार्य किया, ग्रामीण क्षेत्र पर अच्छे ऋण दिए, उनकी आपूर्ति भी कर ली, फिर क्या होता है कि जो राज्य सरकार उन्हें अच्छा मोटिव करती है और फिर उनकी तरफ से भी क्या करती है, ऋण प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा किसी और को भी ऋण चाहिए हो तो वो भी यहाँ पर जिला सहकारी में आम आदमी को भी मिल सकता है। तो इसके ऊपर ये कार्यरत होती हैं। उसके बाद में एज अ थर्ड नंबर पर आती हैं राज्य सहकारी बैंक है। तो इस बैंक को राज्य की शीर्ष सहकारी बैंक कहते हैं। यह जिला सहकारी बैंक को ऋण देता है, उसके कार्यों को नियंत्रित करता है और यह नाबार्ड एवं राज्य सरकारों द्वारा इसे पूंजी प्रदान की जाती है। यह रिजर्व बैंक, जिला सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी समितियों में के बीच एक कड़ी का काम करता है। और वैद्यनाथ समिति ने इसके लिए कुछ सुधार भी दिए थे, खेल उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के नीचे राज्य सहकारी बैंक, उसके बाद में जिला सहकारी बैंक, देन सबसे नीचे फिर आपका प्राथमिक सहकारी बैंक। तो कुल मिला के यहाँ पर आरबीआई या नाबार्ड से जो पैसा मिलता है वो इनको आता है, इनके थ्रू पैसा यहाँ पर और इनके थ्रू पैसा फिर जाता है यहाँ पर। तो ये है सहकारिता जिसमें लोगों का मेल जोल हो और इस मेल जोल के तहत उन्हें क्या हो, एक अपनी स्वयं के बैंक बनाने की एक तरीके से आज़ादी हो। और ख़ासकर आप नोटिस कीजिएगा, आपको अपने आसपास कहीं पर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा हुआ ज़रूर मिल जाएगा। तो ये राज्य के अधिनियम के तहत नियमित होती हैं और इसमें निजी क्षेत्र के 10 लोग भी मिलकर इसको बना सकते हैं और ये शहरी क्षेत्र में भी काम करते हैं, ये भी आप ज़रूर याद रखें। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना भारत में जो खास बैंकें थी, एक्जिम, इसके अलावा नाबार्ड जो भी थी, और आशा करता हूँ कि जो बैंकिंग सेक्टर वाला हमारी क्लासेस चल रही हैं आपको पसंद भी आ रही होगी। क्लासेस बहुत सारों को लग सकता है कि काफ़ी लंबी चल रही हैं। अभी तो एक लास्ट लेक्चर और बचा है वित्तीय समावेशन का, वो हमें पढ़ना है और आपके सिलेबस में स्पष्टतया दिया है वित्तीय समावेशन। तो उसको समझने के लिए इतना लंबा सफ़र तय करना हमें ज़रूरी था। चलिए साथियों, तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एंड देन कीप वॉचिंग क्वालिटी मीन्स पीएस सेडा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।